नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी भाई बहन बुक का नाम पूछते हैं जो मैं एमसीक्यू करवाती हूँ, तो ये यही बुक है, किरण पब्लिकेशन की बुक है, बिहार शिक्षक भर्ती माध्यमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती। विषय ज्ञान इसमें 9-10 के सभी चैप्टर दिए हुए हैं। सामाजिक विज्ञान है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, मतलब सभी की एमसीक्यू दिया हो। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट कितना दिया हुआ है, तो 16 इसमें प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए लोग इस वीडियो में 120 प्रश्न देख लेने वाले हैं। मॉडल यानी प्रैक्टिस सेट ये हमारा 1 होगा। सामाजिक विज्ञान से 80 प्रश्न जिस प्रकार से एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, सिर्फ हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके, और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और पहला जो आता है वो इतिहास से पूछा गया है। चलिए पहला प्रश्न है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। देखिए यहाँ पर बिहार के बारे में बोल रहा है, ठीक है, कि बिहार के पटना शहर में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया। तो 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में जो कंपनी स्थापित की थी वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न को समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम पूछ रहा है, ना कि ये बोल रहा है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ठीक है, तो व्यापारी का मतलब हो गया कि हाँ, सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी की स्थापना यानी फैक्ट्रियों की स्थापना हुई थी। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। ठीक है, अगर आने का पूछता कि कौन आया था तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी इस प्रकार से आए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूरोपीय व्यापारियों का आगमन पूछ रहा है तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ये आगमन है उनका। तो ये पुर्तगालियों के आने का क्रम है कि पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज, फिर डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। लेकिन अगर कंपनी स्थापना की बात होती है फैक्ट्री की, तो सबसे पहले तो पुर्तगाली ही करते हैं, लेकिन उसके बाद कंपनी में पहले मुसल्लीपट्टनम जो कि 1605 में डच लोग करते हैं, और अंग्रेज जो हैं वो 1611 में करते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल सिंह। 1913 ईस्वी में हुआ था ना गदर पार्टी की स्थापना, तो कौन किए थे, तो लाला हरदयाल सिंह किए थे। अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था। तो देखिए अमोघ वर्ष जो था वो किस वंश का शासक था, राष्ट्रकूट वंश का शासक था। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक गोविंदा तृतीय का पुत्र कौन था, अमोघ वर्ष था। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि देखिए जितना प्रैक्टिस सेट के पीछे जो डिस्क्राइब किया हुआ ना उसको आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पर पता चला ना कि अमोघ वर्ष किसका पुत्र था, तो गोविंद तृतीय का पुत्र था जो राष्ट्रकूट वंश का था। ठीक, अमोघ वर्ष प्रथम ने मान्यखेत जो कि अब कर्नाटक राज्य के मालखेड़ में है में एक नई राजधानी की स्थापना की, और भड़ौच उसके शासनकाल के दौरान राज्य का क्या था, तो सबसे अच्छा बंदरगाह था। तो यहाँ से एक ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया राष्ट्रकूट में जो पुष्य कौन था, अमोघ वर्ष के समय सबसे अच्छा बंदरगाह कौन था, तो भड़ौच था। आगे बढ़े। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था। साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन या फिर लिन लिथगो कमीशन। तो जालियांवाला बाग से तो सभी लोग रूबरू होंगे, और इसका कौन सी समिति बनाई गई थी, तो हंटर कमीशन समिति बनाई गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था, तो वो हुआ था अगस्त में। ठीक है, अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण था। गंधार शैली तो भारतीय और यूनानियों के ये जो मिश्रण था, मूर्तिकला की गंधार शैली, ये इन्हीं दोनों का मिश्रण था। अगर ये पूछ ले कि गंधार शैली का श्रेय किसे जाता है, तो कुषाण शासक जो कनिष्क था उसको जाता है। चलिए 8वां प्रश्न। सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। देखिए किससे इसने अनुमति प्राप्त की थी, क्या करने के लिए, तो व्यापार करने के लिए। तो वो किया था जहांगीर से। शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। एक विशेषता क्या थी, तो इसकी विशेषता यह थी कि इसके जो 7 मंत्री थे वो ब्राह्मण थे, केवल एक सेनापति को छोड़ करके। ठीक है, तो सेनापति को छोड़ करके अन्य जो 7 मंत्री थे वो सभी ब्राह्मण थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन है, तो वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। अगला प्रश्न, यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी। तो देखिए 18वीं शताब्दी के जो अंत में सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, और फिर 19वीं शताब्दी में जर्मनी, फ्रांस, इन सभी जगह पर ये औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा। गौतमी पुत्र शतकर्णी किस वंश का शासक था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से शिशुनाग वंश, सप्तकर्ण वंश, सातवाहन वंश, पुष्यभूत वंश। तो ये जो सबसे प्रतापी राजा हुआ सतकर्णी, ये था सातवाहन वंश का शासक, और इसने क्या उपाधि धारण की थी, तो त्रिसमुद्र तोय पीत की उपाधि धारण की थी। अजीब सा नाम है भैया। अगला प्रश्न है आगरा शहर का निर्माण करवाया था। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी या फिर शाहजहां ने। तो ये सभी जानते होंगे सिकंदर लोदी ने करवाया था। इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है। देखिए सही क्रम पूछ रहा है।
रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, ये दोनों ऑप्शन में एक ही दे दिया है, मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी, या फिर जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। तो आंसर जो हो जाएगा रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। चलिए अब बिहार से भैया है तो बिहार को थोड़ा सा एक्सप्लेन से भी देख लेते हैं। तो देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण प्रभावित नगरों का क्रम क्या था? रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर था। ये तो रोहिणी कहाँ है? देवघर में। देवघर जिले के पूर्व बिहार का यह भाग है। उसके रोहिणी नामक ग्राम से 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। यहाँ स्थल सेना के 32वीं जो रेजिमेंट की टुकड़ी थी उसी ने यह विद्रोह शुरू किया था 12 जून 1857 को। चलिए अब आगे बढ़ें। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? ये तो याद के लिए बहुत ही आसान है। देखिए कौन बैन कर सकता है? जिसके नाम में बैन लग गया है समझ लीजिए वही 1929 में किया था। ठीक है, विलियम बेटिक ने सती प्रथा को 1929 में मतलब इसके ऊपर अधिनियम लाया था और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है सती प्रथा के ऊपर वो राजा राम मोहन राय का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रथम हो जाएगा विलियम बेटिक। बैन लगा दिए। सूची 1 में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से करना है। चलिए देख लेते हैं। मेगास्थनीज, फह्यान, वेनशांग, पुष्यभूति, मौर्य वंश, गुप्त वंश, यानी ये जो यात्री हैं ये किस राजवंशों के शासनकाल में आए थे? तो मेगास्थनीज का तो सबसे पहले ही मिल जाएगा मौर्य वंश में। ठीक है, तो मेगास्थनीज का यानी ए का दूसरा हो गया। वो ऑप्शन देख लेते हैं। तो 3 और 4 दोनों में दिले हैं तो ये दोनों तो कटिए गया। फह्यान का क्या होगा? तो फह्यान का जो हो जाएगा, देखिए किसी को हम फू करते हैं तो वो क्या हो जाता है? यानी गुम हो जाता है, गुप्त हो जाता है। तो ऐसे याद करिए, फह्यान का गुप्त वंश से और वेनशांग का हो गया पुष्यभूति से। तो यहाँ हमारा मिल गया, आंसर हो गया इसका चौथा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। बुद्ध और महावीर दोनों की परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। अच्छा, परमात्मा में के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर में थे, या बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। तो क्या हो जाएगा भैया? बुद्ध जो महावीर और बुद्ध थे ये किस में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे? दोनों के बारे में पूछ रहा है ना। हाँ, दोनों से रिलेटेड कौन सा कथन सही है? तो बुद्ध और महावीर जो थे दोनों ही कर्म पर विश्वास रखते थे, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो कर्मवाद के समर्थक थे। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या है भैया? जतिन मोहन सेन, सूर्य सेन, रास बिहारी बोस, दीनबंधु। तो वो थे सूर्य सेन। जो 13 वर्ष की अल्प आयु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक का नाम क्या था भैया? वो अकबर था। अकबर 13 वर्ष की आयु में बैठा था और जब तक ये 18 वर्ष का नहीं हुआ इसका संरक्षण कौन बना था? तो बैरम खान। ठीक है, तो इससे यहाँ पर ये याद रखना है। जब इब्न बतूता भारत आया तो भारत का शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय भारत का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर रजिया सुल्तान। तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक था इब्न बतूता जब भारत आया था। किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेर शाह का शासन आता है? अच्छा देखिए, किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में हुमायूं और अकबर के बीच का शासनकाल शेरशाह का था। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं। बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को क्या कहा जाता है? तो बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था उसको खानवा का युद्ध कहा जाता है। हाँ, खानवा का युद्ध कहा जाता है। और खानवा के युद्ध जीतने के बाद ही बाबर जो था गाजी की उपाधि धारण किया था। तो इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे, कहाँ पर पाए गए थे? पाटलिपुत्र, गिरनार, सारनाथ या फिर उज्जैन में। तो अशोक का जो शिलालेख है वो कहाँ पाया गया था? तो वो पाया गया था गिरनार में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहाँ है? गिरनार। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या फिर अशोक। तो कौन था? तो वो था समुद्रगुप्त। जिसके समुद्रगुप्त एक कुशल संगीतज्ञ था। इसका शासनकाल कब से कब तक? तो 355 से 380 ईस्वी तक था। यह गुप्त वंश का चौथा शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। V.A. स्मिथ ने इसको क्या कहा है? तो भारत का नेपोलियन कहा है। तो भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो V.A. स्मिथ ने कहा। और गुप्तकालीन मुद्रा पर बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्रांकन मिलता है। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त से था। आगे बढ़ 25 प्रश्न है। निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाइए। सातवाहन वंश है, मौर्य वंश है, कुषाण वंश है, गुप्त वंश है। तो इनमें से कौन सबसे पहले आया था? तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? सबसे पहले जो होगा वो होगा मौर्य वंश, यानी ये 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इसका क्या था? शासनकाल था। उसके बाद किसका था? तो उसके बाद था कुषाण वंश का, यानी पहली शताब्दी ईसा पूर्व ही, 78 ईसा पूर्व से माना जाता है ना, तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ही इसका था कुषाण शासक का। उसके बाद आता है सातवाहन वंश जो पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी तक। ठीक, और गुप्त वंश का शासन माना जाता है 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। तो ये हमारा कौन आ गया? पहले ब, फिर स और फिर अ तब द। ब स अ द, पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं भूगोल के प्रश्नों की तरफ। तो भूगोल से भी 25 प्रश्न देखने हैं हमें।
वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं भैया आर्द्रताग्राही कण? ये अच्छे संघनन केंद्र है, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन प्रक्रिया होती है। उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो 26 का जो हमारा आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो ये सारे पॉइंटों को आप लोग याद कर लीजिएगा कि आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं भैया इनको? तो ये अच्छे संघनन के केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनको इर्द गिर्द हवा की ठंडी होने से संघनन व प्रक्रिया होती है, इसीलिए इन्हें धूलकणों की आर्द्रताग्राही कण कहा जाता है। आगे, बिहार राज्य के किन देशांतरों के बीच अवस्थित है? बिहार राज्य जो है किन देशांतरों के बीच अवस्थित है? 84 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब, और 80 डिग्री पूरब से 84 डिग्री, 80 से 88 डिग्री पूरब। तो बिहार जो है उसकी स्थिति कहाँ बनाए? चलिए, बिहार की स्थिति किन किन देशांतरों के बीच स्थित है? तो वो स्थित है 84 डिग्री से 88 डिग्री के बीच। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब कितना होता है? समुद्र तल पर पूछ रहा है कि सामान्यतः जो है वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स, होता है 1013.25 मिलीबार होता है। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया, वायुमंडल पर दाब। ठीक है, समुद्र तल पर। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए, जैसे दो समानांतर, ये देखिए ये धंसा हुआ भाग हो गया ना, ठीक, ये वाला धंस गया है, तो इसको भ्रंश घाटी कहते हैं। और ये जो उभरा हुआ घाट है इसको कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक है, तो दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहेंगे? यहाँ पर भ्रंश घाटी कहेंगे। ठीक, और अगर उभरा हुआ पूछ लेता है तो उसको हम लोग कहेंगे ब्लॉक पर्वत या फिर होस्ट पर्वत। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में फेरेल के नियम के कारण पवनें विक्षेपित होती हैं। फेरेल के नियम के कारण पवनें विक्षेपित होती हैं, इसके दाईं ओर, इसके बाईं ओर, इसके उत्तर की ओर या फिर इसके दक्षिण की ओर। तो उत्तरी गोलार्ध में फेरेल के नियम के कारण जो पवनें होती हैं वो दाईं ओर विक्षेपित होती हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? देखिए क्या बोल रहा है कि किसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? यूरेनियम, प्लेटिनियम, थेरियम या फिर पोलोनियम। तो वो होता है प्लूटोनियम। देखिए, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? देखिए अभी मैं बताई थी कि उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या फिर खंड पर्वत। तो वो कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। धंसे हुए भाग को भ्रंश कहा जाता है और उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है मई से सितंबर तक, नवंबर से जनवरी तक, अक्टूबर से जनवरी तक या फिर जून से सितंबर तक। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून चलता है वो चलता है जून से सितंबर तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है? किसके द्वारा उत्तर पश्चिम का भाग? वो तो सोमेश्वर की पहाड़ी से घिरा हुआ है। सोमेश्वर पहाड़ी, कैमूर पठार, नवादा पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी। तो किससे घिरा हुआ है? तो वो घिरा हुआ है सोमेश्वर की पहाड़ी से। ऐसे ही है ना, बिहार का यही तो है भाग। तो उत्तर पश्चिम में इस साइड क्या पड़ जाता है? पश्चिमी चंपारण। आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया 120 प्रश्न करना है तो इसीलिए फास्ट करके आप लोग टोटल क्वेश्चन देख लीजिएगा। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तिथि क्या होती है? एक दिन बढ़ जाती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब की तरफ पार करता है तो उसकी तिथि क्या होती है? एक दिन बढ़ जाती है, एक दिन घट जाती है। आधा दिन क्या होता है? बढ़ जाता है या फिर आधा दिन घट जाता है। तो अगर पश्चिम से पूरब की तरफ पार कर रहा है तो उसका एक दिन जो होता है वो बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? एक हो गया। 36 प्रश्न है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खेतरी, निवेली, जादूगोंडा, कुंद्रेमुख। तो देखिए इन सबको मिलान करना है कि कौन सा चीज़ कहाँ से प्राप्त होता है। तो खेतरी से क्या प्राप्त होता है? तो ये तो खेतरी से तांबा प्राप्त होता है, इसका तो सही है। निवेली से क्या प्राप्त होता है? तो लिग्नाइट प्राप्त होता है। जादूगोड़ा से क्या? तो यूरेनियम प्राप्त होता है। देखिए जादूगोड़ा से यूरेनियम प्राप्त होता है और कुंद्रेमुख से लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ए का 2 ए का 1, बी का 2, 1 2 किस में है? 1 2 2 और 4 ऑप्शंस में है। और फिर सी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। तो सी का फोर्थ जो दिया हुआ है वो सिर्फ दिया हुआ है दूसरा ऑप्शंस में। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? चट्टानों की घुलनशीलता जो है किस क्षेत्र में प्रमुख है? बालू का प्रशस्त क्षेत्र में, चूना पत्थर क्षेत्र में, ज्वालामुखी क्षेत्र में या फिर जलोढ़ निर्मित क्षेत्र में? तो ये प्रसिद्ध है, मतलब चट्टानों की घुलनशीलता ये बालू का प्रशस्त क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जोन स्ट्रेटा सिद्धांत का प्रतिपादन किस भूगोल वेत्ता ने द्वारा दिया गया है? जोन स्ट्रेटा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? टेरर, ब्लेचार्ड, हर्ब टर्सन या फिर हार्टसन? तो किसने दिया है? तो वो दिए हैं टेलर महोदय ने। किसने दिया? टेलर महोदय ने जोन स्ट्रेटा सिद्धांत दिया है। किस जनगणना में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी?
तो वृद्धि ऋणात्मक जो हुई थी वो 1911 से 21 के बीच में हुई थी। तो ऋणात्मक माना किसको जाएगा? 1921 में। 1911 में कुछ समथिंग था और 1921 में वही गिनती हुई तो कमी पाई गई, तो इसीलिए 1911 से 1921 का जो कहलाता है वो जनसंख्या विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहीं सिर्फ नहीं पढ़ लेना है कि वृद्धि हुई थी, वृद्धि ऋणात्मक हुई थी पूछ रहा है, तो वो हुआ था 1921 ईस्वी में। भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? मद्रास और विशाखापत्तनम, कलकत्ता और बम्बई और मुर्मगांव, या विशाखापत्तनम और मुर्मगांव? तो वो किया जाता है विशाखापत्तनम और मुर्मगांव से। इसको देख लीजिए। देखिए भारत के विशाखापत्तनम और मुर्मगांव बंदरगाह में सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। विशाखापत्तनम से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। देखिए ये भी पॉइंट याद रखिए कि विशाखापत्तनम से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, जबकि मुर्मगांव बंदरगाह से लौह इस्पात नमक मैग्नीज का निर्यात किया जाता है। ठीक, मुर्मगांव से क्या किसका तो लोहे का, नमक और मैग्नीज का निर्यात किया जाता है। यह गोवा में जुआरी नदी के बाएं तट पर एक प्राकृतिक बंदरगाह है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है वेनेजुएला। कौन है? वेनेजुएला है। भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। उपरोक्त में से सभी सत्य है भैया। निम्नलिखित देश की और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? अच्छा, देश और देश की राजधानी दिया गया है। चेकोस्लोवाकिया, प्राग, डेनमार्क, कोपेनहेगन, इथियोपिया, सुवा, दक्षिण कोरिया, सियोल। तो इनमें से किसका गलत दिया हुआ है? तो इथियोपिया का गलत दिया हुआ है। इसकी राजधानी क्या होती है? देखते हैं। सुवा तो नहीं, अदीस उवाबा है। ठीक है, याद रख लीजिए, अदीस उवाबा इथियोपिया की राजधानी है। कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में, पूर्णतः एशिया महाद्वीप में, कुछ अफ्रीका में और कुछ एशिया में, कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। तो कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में ये कौन सा कैस्पियन सागर झील अवस्थित है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। भूमध्यसागरीय और समुद्री जलवायु की विशेषता क्या है? भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? आर्द्र ग्रीष्मकाल और शुष्क सर्दियाँ, ग्रीष्मकाल और आर्द्र सर्दियाँ, शुष्क ग्रीष्मकाल और शुष्क सर्दियाँ, या फिर शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र सर्दियाँ। तो इसकी जो विशेषता है वो है शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र सर्दियाँ। दक्षिण गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? तो वो होता है 22 दिसंबर को। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। पौधे की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? तो वो होती है, पौधे की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे ऊपर? बलुई, चिकनी, दोमट, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भैया, सबसे बेस्ट तो रहता है जलोढ़ मिट्टी किसी कृषि खेती के लिए, लेकिन यहाँ पर पौधों की उपज के लिए पूछ रहा है तो वो हो जाएगा हमारा दोमट मिट्टी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? देखिए, उत्तर की ओर से आकर के मिलती है कौन सी नदियाँ? घाघर, कोसी, पुनपुन, कोशी, महानंदा, कर्मनसा, गंडक, कमला, बागमती, या फिर सोन, कोसी, उत्तरी कोयल? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गंडक, कमला और बागमती जो नदी होती हैं वो उत्तर की ओर से आकर के मिलती हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? पीटर्सबर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? बड़ौदा, राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर। तो किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जमशेदपुर को। भारत में सबसे छोटा घुमावदार पर्वत कौन सा है? विंध्य, अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत, या फिर शिवालिक पर्वत? तो वो है अरावली पर्वत, सबसे छोटा घुमावदार पर्वत है। ये हमारे भूगोल से 25 प्रश्न थे। अब आते हैं अर्थशास्त्र की तरफ। निम्नलिखित में से क्या बजट के पूंजी खाते में सम्मिलित होता है? अच्छा, बजट के पूंजी खाते में सम्मिलित होता है सार्वजनिक उधारी से प्राप्त आय, कर स्रोत से प्राप्त आय, गैर कर स्रोत से प्राप्त, या फिर उपयुक्त में से सभी? तो सार्वजनिक उधारी से जो प्राप्त होता है आय, वही क्या होता है? बजट के पूंजी खाते में सम्मिलित होता है। एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है। एक देश का जो भुगतान होता है संतुलन का घाटा किस प्रकार से निर्दिष्ट करता है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा कि वित्त निभाव प्राप्तियों और वित्त निभाव भुगतानों के बीच के अंतर को क्या करता है? संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए क्या? चाहिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और बैंक दर को घटा देना, सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे। अगला पॉइंट है सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करे और बैंक दर को बढ़ा दे, और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करे और बैंक दर को क्या करे? तो घटा दे। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक जो है उसको क्या करना चाहिए? ये बात बोल रहा है। तो उसको ये करना चाहिए कि जो सरकारी प्रतिभूतियाँ है उसकी बिक्री करे और बैंक दर को क्या करे? बढ़ा दे थोड़ा। आगे, देश का भुगतान से संतुलन की अवस्था में तब होता है जब, देश का भुगतान भैया से संतुलन की अवस्था में कब होता है?
तो तब होता है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर हो। इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। और फटाफट हम लोग आंसर क्वेश्चन करते चलेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? 1980, 1985, 1986 या फिर 1991 में? तो उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम दिवस है वो बनाया गया था 1986 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। कल्पना कीजिए कि एक देश ने स्वतंत्र रूप से प्रभावित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया, अन्य बातें पूर्ववत रहे, तो यदि देश में कीमत स्तर बढ़ जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? देख लेते हैं। देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि और मुद्रा मूल्य ह्रास हो जाएगा। देश की मुद्रा की मांग में वृद्धि और मुद्रा में मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। देश की मुद्रा की मांग में कमी और मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा, या फिर देश की मुद्रा की मांग में क्या हो जाएगा? कमी और मुद्रा के मूल्य में क्या हो जाएगा? तो हानि हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा था कि कल्पना कीजिए कि स्वतंत्र रूप से देश ने स्वतंत्र रूप से क्या कर दिया? विनिमय जो दर प्रणाली है उसको अपना लिया। ठीक, तब उस स्थिति में ये क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर तो हो जाएगा पहला कि देश की मुद्रा की मांग में क्या होगी? वृद्धि होगी और मुद्रा मूल्य में ह्रास यानी कमी होगी। इसलिए हमको इकोनॉमिक्स नहीं पसंद है। इसका क्वेश्चन ही अटपटा रहता है। 57 प्रश्न है। निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत आय, निजी आय, परियोजना आय, राष्ट्रीय आय। अवरोही क्रम में उनके परिणाम का सही अनुक्रम क्या होगा? अवरोही क्रम में तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पहले क्या आएगा? पहले आएगा राष्ट्रीय आय, फिर निजी, फिर व्यक्तिगत और फिर परियोजना आय, यानी 4 2 1 3 4 2 1 3। देखिए किस में है? फर्स्ट में है। तो इसका आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है? क्या है भैया राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण कारक? रक्षा, अनुदान, ब्याज भुगतान या फिर वेतन? तो ब्याज भुगतान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क या कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क? तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा कि इंटीग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए ये सारी सुविधाएं यानी रचनाएं उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है इसमें का 60वां प्रश्न है। साधारणतः किसी देश की अनुकूलन जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहां प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या हो गया? पहला ही हो गया। चलिए अब देख लेते हैं पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र के 25 प्रश्नों को। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायालय प्रणाली की अवधारणा का सार कहाँ से लिया गया है? देखिए स्वतंत्र न्याय प्रणाली की पूछ रहा है कि कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है कहाँ से भैया? देखिए जरा, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस? तो अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो गणतंत्रीय है, संघीय है और संसदीय है। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। भारत में प्रथम और गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? वो थे मोरारजी देसाई। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। किसकी देख रेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? किसकी देखरेख में करता है जो पुलिस बल होता है? जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य के गृह मंत्री या फिर मुख्य? तो देखिए जिला में पूछ रहा है ना, तो जिलाधीश के निर्देश में होता है, देखरेख में। मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? केवल उच्च न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, केवल भारत के मानव अधिकार आयोग के द्वारा? तो देखिए रीट जो जारी करता है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मिल करके करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। मुख्य लेखा अधिकारी किसके आय व्यय की जांच करते हैं? मुख्य लेखा जो अधिकारी होते हैं किसकी जांच करते हैं? राज्य सरकार की, केंद्रीय सरकार की, नगर निगम की या फिर सरकारी उद्योगों की? अच्छा, किसकी जांच नहीं करते हैं? तो देखिए जो मुख्य लेखा अधिकारी होते हैं ना वो नगर निगम को छोड़कर इन सभी की जांच करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। नहीं पूछा है क्योंकि निम्नलिखित में से क्या नौकरशाही की विशेषता नहीं है? नौकरशाही की पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है। अस्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता, गोपनीयता। तो देखिए नौकरशाही की विशेषता क्या नहीं है? अक्षमता। अक्षमता जो है नौकरशाही की विशेषता नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। उदारवाद किसका हित चाहता है? अभिजातीय वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का या फिर सबका? तो उदारवाद जो है किसका हित चाहेगा? भैया जो उदार है वो धनवानों का हित चाहेगा। उदारवाद किसका हित चाहता है? धनवानों का चाहता है। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? लोकतंत्र, अधिनायकवाद, राजतंत्र या फिर वर्गतंत्र? तो भाषण की स्वतंत्रता जो है वो लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? अच्छा, कल्याणकारी राज्य का समर्थक था लेनिन, बेंथम, जवाहरलाल नेहरू या फिर J.S. मिल? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे।
चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ कि निम्नलिखित में से किस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं? परिवहन, कानून और व्यवस्था, बिजली, नागरिकों के लिए राशन का वितरण। तो क्या पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, तो वो करते हैं कानून और व्यवस्था। ठीक है, इनका स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो 2 बार, 6 महीना का अंतराल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? अच्छा, लोकतंत्र के अस्थायित्व के लिए पूछ रहा है। एक दल प्रधानता, दल रहित, बहुदलीय या फिर द्विदलीय? तो इसमें हो जाएगा द्विदलीय। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? चौथा हो गया। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या होगा? तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या हो गया? राज्य और उसकी नागरिकता, यानी नागरिक जो भी होते हैं। तो तीसरा हो जाएगा राज्य और नागरिक, तो है नहीं इसमें दिया हुआ। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था, किसका था? द्विस्तरीय पूछ रहा है तो वो थे अशोक मेहता समिति का सुझाव, और त्रिस्तरीय पूछ ले तो बलवंत राय मेहता समिति का सुझाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमाओं के भीतर अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसका है? ये कथन दिया हुआ है जिसको कि आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। कि मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाए कि सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। यह विचार किसका है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, केटी शाह या फिर दामोदर स्वरूप सेठ का। तो ये कथन जो है, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे है, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत होता है? मंत्रिमंडलीय मिशन, वेबल योजना, राजगोपालचारी योजना, शिमला सम्मेलन। तो वो होता है मंत्रिमंडल मिशन का ही है, या फिर इसी को कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। तो अगर वहाँ पर ये भी लिखा रहे तो वो भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। राजनीति शास्त्र के जनक माने जाते हैं सुकरात, अरस्तु, चाणक्य या फिर कार्ल मार्क्स। तो वो माने जाते हैं अरस्तु। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया हमारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत या फिर विकासवादी सिद्धांत? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही जो सिद्धांत है वो है विकासवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता या फिर संसद? तो वो जनता में निहित होती है। तो ये हमारा सामाजिक विज्ञान से 80 प्रश्न था सभी सब्जेक्टों से। अब सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न दिए हुए। तो यहाँ से शुरू से ये 5 मैथ दिया हुआ है, तो मैं इसका 86 प्रश्न है क्योंकि 5 प्रश्न मैथ के दिए हुए हैं। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो मिश्रित कृषि की जो होती है मुख्य विशेषता क्या होती है? एक ही खेत में एक साथ ही 2 या 2 से अधिक फसलों की उत्पत्ति करना, नकदी और खाद्यान्न फसलों दोनों की ही खेती करना, अनुक्रम से एक ही खेती के विभिन्न फसलों की खेती करना, या पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। तो मिश्रित कृषि यही कहलाता है कि पशु का पालन और फसलों की खेती, इसी को क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। देखिए मैथ ये इस प्रकार से पूछा गया था। ठीक है, अगली बार से मैं इन सभी के आंसर आप लोगों को बताती चलूंगी। ठीक, आप लोग फिर पॉज करके देख लीजिएगा एक बार इन सभी प्रश्नों को, मैथ के प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? अबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर या फिर प्रोसेसर? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा जो डिजाइन किया गया क्या है? कंप्यूटर है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है एनालिटिकल इंजन के नाम से। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इनका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है? ऑप्शन है द क्लाइमेट प्रोजेक्ट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एंड चौथा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों का मतलब जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो क्या प्रदान करता है? तो वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या है या क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने, नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? रुस्तम, चतुर्बोट, पैकबोट या फिर दक्ष? तो नाम से ही पता चल रहा है दक्ष। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा जो है तैयार किया था? तो वो किए थे महात्मा गांधी। भारत छोड़ो का प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया? महात्मा गांधी ने। सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र, काउंसिल ऑफ यूरोप या फिर सेंट्रल कमीशन फॉर नेगोशिएशन? तो कौन सा है सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन? ठीक, तो वो है सेंट्रल कमीशन फॉर नेगोशिएशन। इसका आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी का। तो यही आंसर हो गया, इसी का वो विरोध कर रहे थे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिरोध का एसआई क्या मात्रक होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? सीमेंस, महो, ओम या फिर कुलम? तो वो होता है ओम। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यह करेंसी नोट जारी करता है, यह वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है? क्या बोल रहा है कि कार्य नहीं है? तो ये सभी तो है।
यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है। यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि यह इसका कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? राजधानी एक्सप्रेस को किसके नाम से? सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18। राजधानी एक्सप्रेस, वंदे मातरम एक्सप्रेस, महामाना एक्सप्रेस या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस। तो किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस को। माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है। तो माइक्रोफोन जो है क्या रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में या फिर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन जो है रूपांतरित करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। ब्याज दर जो है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? RBI, बैंक एसोसिएशन, वित्त मंत्रालय या फिर संबंधित बैंक। तो संबंधित बैंक के द्वारा ये सब निर्धारित की जाती है। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर, स्कर्बी, रिकेटस या फिर बेरीबेरी। प्रोटीन की कमी से पूछ रहा है कि कौन सा रोग होता है, तो वो होता है क्वाशियोरकार। 99 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो वो होता है पारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। टाइटेनियम नहीं होगा, ये गलती से लग गया था। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आ सकती है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये रीजनिंग आ गया है, ठीक है। तो रीजनिंग तो बनाना पड़ेगा ही। तो 0 से 2 बढ़ाए, फिर 2 तिहाई 6, फिर 6 दूनी 12। अब यहाँ पर 2 दे दिया है, तो इसको पहले कर लेते हैं ना। तो 12 दूनी क्या आ गया? यहाँ पर 24 आ गया। देखिए रीजनिंग मेरा अच्छा है। 24 आ गया, तो जिसके लास्ट में 24 है इसका मतलब यही हो जाएगा 98 और 24। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए P और Q अंक गणितीय संक्रियाएं हैं, तो यदि P, तो देखिए ये रीजनिंग का समय है, इसमें टाइम थोड़ा सा लग जाएगा। चलिए, तो 101 का आंसर 25 हो जाएगा। यहाँ भी एक रीजनिंग आ गया 102, जिसमें कि भोजन मद ये सब दिया हुआ है। तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा और इसका आंसर मैं लगा दी हूँ कि हाँ इसका चौथा आंसर हो जाएगा। ये 103 का रीजनिंग का देख लीजिए, इसका 3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा? 25 आंसर इसका होगा। कुतुबुद्दीन मीनार, कुतुबुद्दीन मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाला पहला मस्जिद था? दिल्ली में बनने वाला पहला मस्जिद कौन था? अदीना मस्जिद, शाही अताला मस्जिद, नशुखा मस्जिद, क्या नाम है, नखुदा मस्जिद या फिर कुबुतुल इस्लाम मस्जिद। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि यही पहला बनने वाला है मस्जिद दिल्ली में। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? एलन कनिंघम, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स अलेक्जेंडर या फिर नेविल चैम्बरलिन ने। तो वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो वो है 44वां संशोधन, और 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? कौन से मौलिक अधिकार की जो है गारंटी नहीं देता है? स्वाधीनता का अधिकार है, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन व्यवसाय का अधिकार ये हमारे संविधान के अधिकार में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है? तो भीमराव अंबेडकर इसका आंसर हो जाएगा। क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में ये भारत आए थे। युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार डैश को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? तो किस तारीख को भैया लिया था? तो वो 25 जनवरी को। 12 जनवरी को बच्चा युवा हो जाता है और 25 जनवरी को क्या करता है? वोट देने लगता है। तो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को वोट दिवस, मतदाता दिवस मनाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो वो बाल टीकाकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवास, भोजन और कपड़े प्रदान करना। ये तो है। सीधे आंसर पर आ जाइए। सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? पादप हार्मोन्स है कौन सा? तो वह है ऑक्सिन। कौन है? ऑक्सिन है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? अच्छा, डिजिटल इंडिया विकसित करने जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो वो सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा, ये क्या है? डिजिटल इंडिया का हिस्सा नहीं है। पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो वो सिनेमा वालों कहीं तो जो फिल्म दुनिया से जुड़े रहते हैं, चाहे संगीतकार हो, चाहे वो हीरो हीरोइन हो, एक्टर्स हो, मतलब उन्हीं को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है।
कौन सी दो नदियों को पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है पट्टिसीमा लिफ्ट परियोजना द्वारा, ठीक है, तो वो है गोदावरी और कृष्णा नदी को। एंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों को युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है? लाल किले का, लाहौरी गेट, इंडिया गेट, तो इंडिया गेट को। तो ये हमारे 120 प्रश्न थे फ्रेंड्स। आई होप इसी प्रकार से हम लोग हर रोज़ 120 प्रश्नों का सिलसिला ये जारी रखेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।